Hello students, this is Dr. शिखा गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस. आज स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस. राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है. प्रिंसिपल्स जैसे कि नाम से समझ में आ रहा होगा, हम बात करते हैं ये मेरे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं ये हमारे. उसी तरह से कुछ अकाउंटिंग के भी सिद्धांत हैं, कुछ अकाउंटिंग के भी ऐसे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ऐसी गाइडलाइंस हैं जिसके बेसिस पर बुक कीपिंग की जाती है, अकाउंटिंग की जाती है, फाइनेंशियल डेटा की रिपोर्टिंग की जाती है. ठीक है, ये बेसिकली रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं जिनके बेसिस पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जाएगी. ठीक है, जो कंपनीज करेंगी. राइट, डिफरेंट कंट्रीज के अपने ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको बोला जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ठीक, इंडिया का है इंडियन गैप, गैप शॉर्ट फॉर्म इसकी है गैप. यूएस का है यूएस गैप. इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज के अपने ही उनका ही अपना ही वर्जन होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का जो वो फॉलो करते हैं. ठीक, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल उस कंट्री की हर कंपनी को फॉलो करना जरूरी है. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के. फर्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी. गैप में या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए. ऑब्जेक्टिविटी मीन्स फैक्ट्स पर बेस्ड होने चाहिए, उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, मैनिपुलेशन का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए, पर्सनल बायस का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए. मींस एकदम फिक्स होने चाहिए जिससे हर कंपनी उसको सेम तरह से फॉलो कर पाए, उसमें मैनिपुलेशन की गुंजाइश ना हो. राइट, नेक्स्ट इज फीजिबिलिटी. फीजिबिलिटी मींस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसे हो जो फीजिबल हो, प्रैक्टिकेबल हो, जिनको हर कंपनी आराम से फॉलो कर पाए, जिसकी कुछ यूटिलिटी हो. ठीक है, इजीली सारी कंपनीज इसको फॉलो कर पाए. नेक्स्ट इज रेलिवेंस, यूजफुलनेस. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसे हो जो रेलिवेंट हो, यूजफुल हो. ऐसे ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं बना देने चाहिए जिनकी कोई रेलिवेंस ही नहीं है, यूजफुलनेस ही नहीं है. ठीक है, ऐसे सिद्धांत नहीं बनाने, ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं बनाने जिनका कोई यूज ना हो. ऐसे प्रिंसिपल्स बनाओ जिनका कुछ यूज हो, जो डिसीजन मेकिंग में काम आए, जो भी व्यक्ति या जो भी यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो पढ़ रहा है उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में या एनालिसिस प्रोसेस में कुछ काम हो उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल का. राइट, नेक्स्ट इज मैन मेड. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैन मेड होते हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैन मेड होते हैं. ये चेंज भी होते हैं, जैसे जैसे नीड चेंज होती है टाइम के साथ में इनमें चेंजेस भी आते रहते हैं. राइट, चलिए नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. क्या क्या है ये टू पार्ट्स? फर्स्ट है कॉन्सेप्ट्स, फिर है कन्वेंशंस. अब ये कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन क्या है? दोनों अलग चीजें हैं. कॉन्सेप्ट अलग है, कन्वेंशन अलग है. कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है अजम्पशन और कन्वेंशंस है प्रैक्टिस, ट्रेडिशन. एक एग्जांपल से आपको समझाती हूं कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन कैसे हैं, क्या अलग है ये. मान लेते हैं हमारे घर में गेस्ट आते हैं. हमारी मम्मी ने हमको समझाया बैठाकर कि बेटा गेस्ट आते हैं, मेहमान भगवान का रूप होता है, इनसे तमीज से पेश आना, इनकी इंसल्ट मत करना, इनके साथ अच्छा बिहेवियर रखना. ठीक है, ये क्या है? अजम्पशन है. ये क्या है? अजम्पशन है. फिर मम्मी ने ये भी बताया पहले गेस्ट को हम टी ऑफर करेंगे, चाय ऑफर करेंगे. अगर वो मना कर देते हैं चाय नहीं पीनी, फिर हम उनको कोल्ड ड्रिंक ऑफर करेंगे. ठीक है, दोनों बातों में क्या फर्क है? एक तो अजम्पशन थी कि मेहमान भगवान का रूप होता है, और दूसरा क्या था? दूसरे में प्रैक्टिस थी. एक्चुअली हम वो काम करेंगे, हम उनको टी ऑफर करेंगे, टी मना कर देंगे, हम उनको फिर चाय ऑफर कर कोल्ड ड्रिंक ऑफर करेंगे. राइट, तो ये क्या हुआ? ये अजम्पशन है और ये एक्चुअली कन्वेंशन क्या है? प्रैक्टिस है. ठीक है, और अभी फर्दर पढ़ेंगे, आराम से समझ में आएगा.
फिर है यहाँ पर कॉन्सेप्ट में नो स्कोप फॉर पर्सनल जजमेंट। कॉन्सेप्ट में जो अजम्पशंस हैं उनमें पर्सनल जजमेंट का कोई स्कोप नहीं है, पर कन्वेंशन में पर्सनल जजमेंट का स्कोप है। पर्सनल जजमेंट के हिसाब से प्रैक्टिस चेंज हो सकती है, कन्वेंशंस चेंज हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट कंपनी डिफरेंट कन्वेंशंस को फॉलो कर सकती है, पर कॉन्सेप्ट में अजम्पशन में ऐसा कोई स्कोप नहीं है। नेक्स्ट है डेवलप्ड बाय अकाउंटिंग बॉडीज। कॉन्सेप्ट कौन डेवलप करता है? अकाउंटिंग बॉडीज ही कॉन्सेप्ट डेवलप करती हैं, पर कन्वेंशंस को कॉमन प्रैक्टिस के साथ डेवलप किया जाता है। जैसे ही हमारी नीड चेंज होती है, कन्वेंशंस में चेंजेस हो सकती हैं, ठीक। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल एंटिटीज। कॉन्सेप्ट है, अजम्पशंस हैं, क्योंकि यहाँ स्कोप नहीं है जजमेंट का, ये सेम रहेंगे। डिफरेंट जो कंपनीज इसको फॉलो कर रही हैं उसमें कॉन्सेप्ट अजम्पशंस सेम रहेंगी पर कन्वेंशंस जरूरी नहीं है सारी कंपनी सेम फॉलो कर रही हो, ठीक है। मे नॉट बी यूनिफॉर्म, राइट। अब स्टार्ट करते हैं कन्वेंशंस और कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशन में फर्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स जो भी मेथड, जो भी अकाउंटिंग मेथड, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हम फॉलो कर रहे हैं उसको ही डिफरेंट ईयर में कंसिस्टेंटली फॉलो करते जाएं। चेंजेस, अननेसेसरी चेंजेस नहीं लेकर आए अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने डेप्रिसिएशन का डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड यूज किया। असेट के फिक्स असेट पर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हमने डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड यूज किया। अब हमें नेक्स्ट ईयर भी वही करना चाहिए, नेक्स्ट ईयर भी सेम मेथड फॉलो करना चाहिए। ऐसा ना करें कि नेक्स्ट ईयर हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करने लगे, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में जो हम फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह से वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में हमने अगर कोई मेथड यूज किया, लीफो है, फीफो है, हीफो है, तो सेम मेथड ही हमको नेक्स्ट ईयर यूज करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, डिफरेंट ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उनको हम इजीली कंपेयर कर पाएंगे। अगर हमने मेथड चेंज कर दिया तो उसमें कंपैरिजन करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करने में टफ होगा, राइट। अच्छा, अगर हम चेंज करते भी हैं मेथड को तो हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिस ईयर में हमने चेंज किया है वहां पर हमको नोट्स टू अकाउंट में क्लियरली बताना चाहिए कि हमने मेथड चेंज किया है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उस मेथड को चेंज करने का इफेक्ट क्या है, राइट। चलिए नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर। अब फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहता है कि जो भी आपकी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, उनको आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करो। जितनी भी ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो है, उनको आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन करो, क्लियरली शो करो, ठीक है। क्योंकि उन इंफॉर्मेशन की वजह से जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी डिसीजन मेकिंग पर फर्क पड़ सकता है। स्टेक होल्डर्स कौन? जो भी बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, ओनर है, क्रेडिटर है, लेंडर है, इन्वेस्टर है, पब्लिक भी, ठीक है। पब्लिक भी स्टेक होल्डर्स में आती है क्योंकि वो हो सकता है फ्यूचर में कुछ इन्वेस्ट कर दे कंपनी में, ठीक है। तो फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है? सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, सारी मॉनेटरी इंफॉर्मेशन को, सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन को आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करो, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाओ, ठीक है। सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो। अब फुल डिस्क्लोजर से ही एक और प्रिंसिपल, एक और कन्वेंशन समझ लीजिए जो है मटेरियलिटी। अब मटेरियलिटी क्या कहता है? मटेरियलिटी कहता है कि कुछ अगर ऐसे खर्चे हैं या कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो बहुत छोटे अमाउंट की हैं, जो बहुत छोटे अमाउंट की हैं, उनको आप अलग से शो मत करो, उनको आप अलग से शो मत करो, आप उनको किसी बड़े अकाउंट के साथ में क्लब कर दो, ठीक है। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल, अगर मशीन रिपेयर कराई, मशीन रिपेयर कराने में बहुत छोटा सा खर्चा आया,
अब हम एक काम तो ये कर सकते हैं कि रिपेयर टू मशीनरी का एक अलग से अकाउंट बना दें, या फिर हम उसको जनरल एक्सपेंडिचर में ही क्लब कर दें। अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, जनरल एक्सपेंडिचर में ही हमने उस एक्सपेंस को दिखा दिया। ठीक है, मटेरियल नहीं हो तब ऐसा करेंगे, पर अगर मटेरियल है, मटेरियल मीन्स कुछ बड़ा अमाउंट है, ऐसा अमाउंट है जिससे डिसीजन मेकिंग पे फर्क पड़ सकता है, जो हमको अपने स्टेक होल्डर्स को दिखाना चाहिए, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अलग से शो करना चाहिए, ऐसा एक्सपेंडिचर है या ऐसा कोई अकाउंट है तो उसको आप अलग से शो करो। पर अगर ऐसा अकाउंट है या ऐसा एक्सपेंडिचर है जो छोटा अमाउंट का है, उसको आप अलग से शो मत करो, वो इममटेरियल हो गया। ठीक है, उसको आप किसी बड़े अकाउंट के साथ में क्लब कर सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट है कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कंजर्वेटिज्म आपने सुना होगा, कहते हैं कि अरे ये तो बड़ा ही कंजर्वेटिव इंसान है, ये तो बड़ा ही रूढ़िवादी है, मीन्स पुरानी सोच वाला। अब पुरानी सोच कैसी थी हमारी? हमारे पुराने बुजुर्गों की सोच थी कि हम कुछ भी खर्चा करें ना तो खर्चे से ज्यादा हमारी सेविंग होनी चाहिए। उनकी सोच ऐसी थी, उनकी सोच थी कि पैसा बचाओ। ठीक है, पहले से ही फ्यूचर में क्या पता कैसी अनसर्टेनिटी आ जाए, आपको कहां पैसा खर्च करना पड़ जाए, तो उनकी सोच थी पैसा बचा के चलो। ठीक है, अनसर्टेनिटी को प्रिडिक्ट कर लो जितना हो सके, अनसर्टेनिटी को प्रिडिक्ट कर लो जितना हो सके और उसके हिसाब से सेविंग करके रखो। ठीक, यही कंजर्वेटिज्म अप्रोच है, यही कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि कंपनी को वो सारे खर्चे जो फ्यूचर में होने वाले हैं, वो सारे लॉस जो फ्यूचर में होने वाले हैं, उनको एंटिसिपेट कर लो, उनको प्रिडिक्ट कर लो और उनके लिए आज ही कुछ ना कुछ प्रोविजन बना लो। ठीक है, पर अब आप बोलोगे कि मैम कुछ तो ऐसे प्रॉफिट भी हैं जो फ्यूचर में होने वाले हैं, जिसको हम आज भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं। पर कंजर्वेटिज्म अप्रोच क्या कहती है? नहीं, हम उन प्रॉफिट्स को, उन गेन्स को तो इग्नोर कर देंगे, हम सिर्फ किसके लिए प्रोविजन बनाएंगे? उन लॉसेस के लिए प्रोविजन बनाएंगे जो फ्यूचर में हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कुछ ऐसे डेटर्स हैं, कुछ ऐसा हमने किसी को उधार दे दिया जिस पर हमको डाउट है कि पैसा आएगा या नहीं आएगा। हो सकता है मान लो उसको नेक्स्ट ईयर पेमेंट देना है, पर हमको आज ही डाउट हो गया ये पेमेंट नहीं देने वाला, तो हम क्या करेंगे? आज ही हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी, आज ही हमने उसके लिए कुछ प्रोविजन क्रिएट कर दिया, कोई प्रोविजन बना दिया जिससे हमने कुछ पैसा आज ही निकाल कर रख लिया कि फ्यूचर में ये लॉस अगर होगा तो हम पैसा अरेंज कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होता है।